तो बच्चे लोग आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। ठीक, तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम। उन्होंने एक लॉ बनाया था जो क्या करता है कि दो चार्जेस है, ठीक है, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसको मेशर करने के लिए लॉ बनाया था कि वो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है ये निकाल सकें। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको डिराइव किया था। तो देखते हैं ये लॉ क्या बोलता है। तो एक बात इस लॉ के बारे में ये ध्यान पे रखना कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये किसके लिए लगेगा? हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए लगेगा। दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके लिए लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेथड से, जैसे अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का उसमें हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो ठीक है, देखो, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है। सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। ठीक, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो कितना है? R, है ना। तो कूलम्स लॉ ये बोलेगा, देखो, कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, या फोर्स जो लग रहा है Q1 पे Q2 के कारण, या फोर्स जो लग रहा है Q2 पे Q1 के कारण, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी दोनों प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का, जो दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा, तो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, उनके बीच के स्क्वायर का। आखिरी बात समझ में? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल लॉ है, जैसा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वैसे ये भी लॉ है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, कैसे चार्जेस? पॉइंट चार्जेस, इज पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है बच्चे लोग, वैसे ये भी क्या है? एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। कैसा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखिए, हम लोग अगर दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दें तो ऐसा लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। अब अगले को प्रोपोर्शनल साइन हटाना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? कांस्टेंट, विच इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पर ये K क्या है बच्चे लोग? ये जो K है ये आपका है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल वाला जो कांस्टेंट आता है ये फॉर्मूला लगभग सेम है, वहाँ मास रहता है, यहाँ पर क्या चार्ज है, वहाँ पर G रहता है, कैपिटल G, जो कि यूनिवर्सल होता है, लेकिन यहाँ पर K अलग है। तो वही अपन डिफरेंस देखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देखो, तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच में सेपरेशन R है, फोर्स कितना लग जाएगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, अब ये जो कूलम लॉ है, इसका जो स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोगों को कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला कि देखो, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास ओनली, जैसा मैं शुरू में बताया था, पॉइंट मास ओनली। ये खाली पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के बीच में नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज एक पॉइंट मास है Q1 और एक रॉड दे दिया L लेंथ का, क्या दे दिया? रॉड L लेंथ का, जिसमें आपका एक पॉजिटिव चार्ज Q2 पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलॉन्ग इट्स लेंथ। ठीक है, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इसका सेंटर है Q1 पे, इसका सेंटर है यहाँ पर, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो मैं लगा देता हूँ F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए? पॉइंट मास होने चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं? इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो जो फोर्स होगा
है ना, उसका डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक, फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो सपोज एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ये Q1 और ये Q2 हो गया। तो ये लाइन जॉइनिंग देम अपन बना देते हैं, दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो फोर्स हमेशा क्या लगेगा, इस लाइन के अलोंग लगेगा, है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस, ठीक। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम होगा। अब सपोज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अपन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं चार्ज की, जो पॉजिटिव सेम चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या होगा, अगर मेरे को निकालना है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ, क्योंकि ये वाला चार्ज इसको ढकेलेगा। और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या होगा, इस तरफ, F21, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कि नहीं। अगर वैसे ही मैं क्या ले लूँ, एक चार्ज प्लस Q1 ले लूँ और दूसरा चार्ज ले लेता हूँ माइनस Q2, ठीक है। अब दोनों का लाइन ज्वाइनिंग बना देते हैं, ठीक। अब Q1 पे Q2 के कारण कैसा फोर्स लगेगा, अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस डायरेक्शन में लगेगा F1 ड्यू टू 2 और इस तरफ लगेगा F2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अपने को कूलम लॉ का जो फॉर्मूला है K Q1Q2/r² उससे निकाल लेना है और उसके बाद डायरेक्शन अपने को डायग्राम बना के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक, प्रॉपर्टी थर्ड, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चे लोग, ये आपके कांस्टेंट के ऊपर है। जैसे देखो हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो G आता है, ऐसा आता है ना, F बराबर 2 अगर पॉइंट मास है M1 M2 तो उनके बीच में फोर्स लगता है, ऐसा आता है ना, G M1 M2/r²। तो यहाँ पर जो G रहता है इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि आप अर्थ में हो, अर्थ से बाहर हो, यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में हो, एटम के अंदर हो, एटम के बाहर हो, कहीं भी हो, कोई भी पोजीशन में कहीं भी हो, ये G का वैल्यू यूनिवर्सल है, यानी ये चेंज नहीं होगा। G का वैल्यू यूनिवर्सल है, चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों, इसको समझते हैं, देखो अच्छे से। तो देखो सपोज आपके पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों के बीच में जो है फोर्स लग रहा है F, इंटरेक्शन फोर्स कितना लग रहा है F, और दोनों के बीच सेपरेशन कितना है R, ठीक है। मैं क्या किया, अभी Q1 Q2 को सेपरेट रखा था, अभी इन दोनों को क्या कर दिया, इंसुलेटर के अंदर डाल दिया, किसी इंसुलेटर के अंदर रख दिया, किसी इंसुलेटर के अंदर रख दिया, या दोनों के बीच में मैं इंसुलेटर ला दिया, ठीक है। तो सपोज अभी भी चार्ज Q1 और Q2 है और दोनों के बीच सेपरेशन उतना ही है R जितना पहले था। लेकिन अब पहले उन लोग हवा पे रखे थे, उनके बीच में कोई मीडियम नहीं था, हवा था। अभी क्या कर दिया हूँ, उनके बीच में बच्चों एक मैं मीडियम रख दिया, क्या रख दिया, उनके बीच में एक मीडियम, ठीक। अब मैं देखूंगा जो फोर्स F है वो जो पुरानी फोर्स है उससे K टाइम्स बच्चों कम हो जाती है, ठीक है। K टाइम्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों दो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा है सिर्फ उनके बीच के डिस्टेंस और चार्ज के मैग्नीट्यूड के कारण नहीं, क्योंकि वो दोनों तो मैं चेंज ही नहीं किया, मैं उन जिस मीडियम में वो रखे हुए थे उसको चेंज कर दिया, उनके आसपास का मीडियम चेंज कर दिया, उनके बीच में जो मीडियम था उसको एयर से हटा के कुछ रबर या कुछ भी रख दिया, कोई भी इंसुलेटर रख दिया, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो K टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट अपन लगाए हैं F बराबर लिखते हैं ना, K Q1 Q2/r², भाई ये सारी चीज़ें तो चेंज ही की है, फिर भी फोर्स चेंज हो गया। मतलब ये जो कांस्टेंट था स्मॉल k, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए, इसमें कुछ ना कुछ क्या आया, चेंजेस आए। तो हम लोग क्या करते हैं, वही चेंज को, यानी इसीलिए ये जो कांस्टेंट होता है हम लोग बोलते हैं ये कांस्टेंट किसके लिए है, अगर आपका मीडियम चेंज कर दे रहे हैं तो वो जो k है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर हम लोग मीडियम चेंज करते हैं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब देखते हैं कैसे चेंज होगा, ठीक। तो देखो k का वैल्यू क्या लिखे अपन, ये होता है 1/4πε0, ठीक। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है 9 × 10⁻⁹, और अगर अपन यूनिट की बात करें तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये k की वैल्यू होती है। अब ये ε0 क्या है,
इसको बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए है। मतलब अगर दोनों चार्जेस के बीच में आपका कोई भी मीडियम नहीं रखा हुआ है, एयर है या वैक्यूम है, खाली है, तो आपका एप्सिलॉन का वैल्यू फिक्स होगा ऐसा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे आप, तो उस समय सपोज एयर में रखा हुआ है तो एफ का वैल्यू ऐसे लिखेंगे ना, के की जगह लिखता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या करें, अब उन दोनों के बीच का मीडियम चेंज कर दिया तो नया फोर्स एफ डैश क्या हो जाएगा, F/K। मतलब जितना पुराना फोर्स लग रहा था उससे कुछ टाइम्स कम हो जाएगा, अपने को नहीं पता कितने टाइम्स, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट K, ये वाला K कैपिटल K इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। तो देखो ये अपना पुराना फोर्स है और ये K टाइम्स कम हो गया। ठीक, तो इस एप्सिलॉन नॉट K को अपन क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन बोल सकते हैं। ठीक, एप्सिलॉन नॉट कब यूज़ करते थे, जब क्या था, एयर था। एप्सिलॉन कब यूज़ करेंगे, जब आपका कुछ अलग मीडियम हो जाएगा। अब ये अलग अलग मीडियम के लिए डिफरेंट होगा। ठीक, तो इस एप्सिलॉन को बोल देंगे बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, पहले देख चुके हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर या वैक्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से K का वैल्यू क्या आ गया, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस K को भी कुछ चीज़ बोल देते हैं, ये जो कैपिटल K है इसको बोल देंगे बच्चों हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोल देंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको अपन एप्सिलॉन R भी बोल सकते हैं। एप्सिलॉन R क्या होता है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो बहुत सारे नए नए टर्म्स आ रहे हैं, उतना घबराने का ज़रूरत नहीं है बच्चे लोग, क्वेश्चन में जब यूज़ करेंगे तो अपना और क्लियर हो जाएगा। बस याद क्या रखना है आप लोग को, देखो कि जब हमारा दो चार्जेस हैं, अगर वो स्पेस में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में, वैक्यूम है उनके बीच में r डिस्टेंस पे, तो फोर्स लग रहा है F। लेकिन अगर उनके बीच का मीडियम को चेंज कर दिया, मैं दोनों को पानी में डुबा दिया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जो फोर्स है नया वो K टाइम्स कम हो जाएगा, और इस K को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम के लिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और K का वैल्यू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, यानी जो परमिटिविटी मीडियम ऑफर करता है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी जो फ्री स्पेस में होती है, तो ये K का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो ये एप्सिलॉन बताता क्या है, एप्सिलॉन बताता ही है बच्चे लोग कि कितने आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो सकता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं, उससे क्या होता है, तब हम लोग को ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो, ठीक है, कि कितने आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो सकता है। तो जितने आसानी से सेटअप होगा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो फील्ड लाइन अगर दूसरा एक मीडियम रख दिए जो कि आसानी से सेटअप होने नहीं दे रहा है फील्ड लाइन्स को, तो फील्ड की वैल्यू कम हो गई। अब फील्ड की वैल्यू कम हो गई तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, तो दोनों के बीच में लग रहा था वो कुछ टाइम्स कम हो जाएगा। तो वही कितने टाइम्स कम हो गया, K टाइम्स, विच इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो तीसरा प्रॉपर्टी बेसिकली बच्चों यही याद रखेंगे, तीसरा प्रॉपर्टी यही है कि अगर आपका फ्री स्पेस है, दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हैं, तो हम लोग जो कांस्टेंट है ना, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है कूलम्स लॉ में, उसका वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लेना है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर हम लोग कोई एक मीडियम लेंगे तो हम लोग को 1/4 एप्सिलॉन नॉट लेना है, 1/4 एप्सिलॉन लेना है, और एप्सिलॉन क्या होगा, उस मीडियम की परमिटिविटी, तो वैल्यू वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो तीसरा प्रॉपर्टी आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब तो चौथी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है बच्चे लोग, देखो कि ये जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या होगी, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी एक चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और अगर आप उसको क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, पहले इधर ले गए, फिर ऊपर ले गए, फिर इधर ले गए, और वापस उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए, तो नेट वर्क डन जो आपका करेगा, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो नेट वर्क डन करेगा इन अ साइकिल, वो क्या होगा, 0। तो ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव
फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। नेट वर्क डन इन अ साइकिल क्या होगा, हमेशा जीरो। अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, किसको लिखना है, इस कूलम्स लॉ को किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो देखो सपोज वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चे लोग, एक फ्रेम बना लेते हैं, ठीक। ये बन गया अपना फ्रेम, ठीक है। अब देखिए सपोज एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q1 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं बोल देता हूँ क्या है, R1, ठीक है। अब दूसरा एक और चार्ज ले लेते हैं बच्चों, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं, R2, और ये चार्ज है कितना, Q2, ठीक। और इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। अब सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, सपोज मेरे को फोर्स निकालना है 1 पे जो लग रहा है 2 के कारण, तो F12 लिख दो। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, सबसे पहले क्या लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, K, जिसका वैल्यू 1/4πε0 होगा, एयर पे है तो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R²। अब ये R क्या है, इन दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट या इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखो यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। तो अगर मेरे को ये वेक्टर निकालना है, ठीक है, ये वेक्टर मेरे को निकालना है, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, देखो R12 लिख सकता हूँ, R12 1 से लेकर 2 तक का पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव पोजीशन। तो देखो ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में, ये रिवर्स ऑर्डर में, तो मैं ऐसे लिखूँगा R1 प्लस R12 बराबर R2। तो R12 कितना आ जाएगा बच्चों, R2 माइनस R1, क्या जाएगा, R2 माइनस R1। तो मैं इसके जगह ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 जो वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये F12 का मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मेरे को मैग्नीट्यूड भी लिखना है और क्या लिखना है, डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन के लिए मैं कैसे करूँगा, तो डायरेक्शन देखते हैं किसके अलॉन्ग होगा। सपोज कर लो कि ये भी पॉजिटिव था और ये भी क्या था, पॉजिटिव था। तो ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा बच्चों लोग, रिपल्सिव, है ना। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा ना, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो लाइन जॉइनिंग के इस तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द Q1, ठीक है। तो ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये R12 का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट होगा कि नहीं होगा। और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ माइनस R12 का यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। भाई R12 क्या है, 1 से लेके 2 का डायरेक्शन। तो अपने को तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो उल्टा डायरेक्शन ले रहे हैं, माइनस। तो क्या करें, माइनस R12, और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो क्या ले लिए, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, ऊपर देखो, तो क्या लिखता हूँ, F12 वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड नहीं, अब वेक्टर लिख रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू माइनस R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टी पता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ भी अपन क्या करते हैं, F12 K Q1 Q2 R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू, ये माइनस है। अब R12 क्या होगा बच्चों, यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर होगा R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चों F12 बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये वाला मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू ये माइनस को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2,
आ रही बात समझ में बच्चों? तो ये क्या हो गया बच्चों? वेक्टर फॉर्म R1 2। और अगर आपको फोर्स ऑन टू 2 ड्यू टू 1 निकालना है, यानी जो 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण, तो कोई बात नहीं, बस ये चीज़ें सेम रहेंगी, K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये R1 माइनस R2 उसको क्या कर दोगे? R2 माइनस R1। तो 2 पे 1 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके लिए R2 माइनस R1 कर देंगे, और 1 पे 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके लिए R1 माइनस R2 कर देंगे। तो आपको क्या पता चल जाएगा? डायरेक्शन। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि देखो अभी तो दोनों पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव हो गया या दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या करेंगे? तो कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों। ये चार्ज अपना स्केलर है यहाँ पर Q1, सपोज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो बस इसका साइन जो नेगेटिव है तो नेगेटिव में डाल देंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में डाल देंगे। जैसे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो देखो K ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये R2 माइनस R1 आ जाएगा। अब बताओ R2 माइनस R1 का डायरेक्शन किस तरह होगा? इस तरफ होगा। R2 माइनस R1 का इस तरफ होगा। तो आप खुद सोचो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव लगेगा कि नहीं लगेगा? फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो एक फॉर्म बस याद रखो, और प्लस माइनस हो रहा है तो फिर इधर चेंज करना, अपने आप आपका डायरेक्शन सही वाला पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को पोजीशन वेक्टर दे दिए हैं दोनों चार्जेस के, और आपको क्या दे दिया है? चार्ज का वैल्यू दे दिया है, तो आपको नेट फोर्स ऐसे लिखा सकते हो वेक्टर फॉर्म में सीधा डायरेक्शन के साथ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, एक लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो सपोज दो चार्जेस हैं, Q1 है 2 माइक्रोकूलम का और Q2 है -4 माइक्रोकूलम, है ना। Q1 की पोजीशन वेक्टर दे दिया है, Q1 पोजीशन वेक्टर ऐसे दे दिया I + 2j - 3k, ठीक है। और R2 का पोजीशन वेक्टर दे दिया है 2i + j + k, ठीक है। ये दोनों की पोजीशन दे दिया। हमको निकालना है फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन निकालो, नेट फोर्स दोनों में जो लग रही है वो निकालो। तो सपोज F12 पूछा है, फोर्स Q1 पे कितनी लग रही है Q2 के कारण। तो देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला डाल देंगे। K की जगह क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2। तो एक बच्चों 2 माइक्रोकूलम और एक कितना है -4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम क्या होता है? 10 का पावर -10। माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, सॉरी 10 का पावर -6। तो क्या ले लेंगे? 10 का पावर -6 इसका, 10 का पावर -6 इसका, तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -12, ठीक है। Q1 Q2 बाय R2 - R1 जो यूनिट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है। तो बच्चों R1 वेक्टर दिया है और क्या दिया है? R2 वेक्टर दिया है। तो क्या कर देते हैं? R2 - R1 वेक्टर निकालते हैं। कितना आएगा? 2i - i, j - 2j -j, k -3k + 4k, ये आ गया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 2 4 16 17 18, तो क्या आ जाएगा? √18, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर रख लेंगे √18 का क्यूब। क्या लिख देंगे? √18 का क्यूब इनटू, अब यहाँ पर देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अपन फॉर्मूला देखो, 1 ड्यू टू 2 में क्या करते थे? R1 - R2, जो पहले लिखा है उसको पहला, जो बाद में लिखा है उसको बाद में। तो R12 लिख लेते हैं, तो क्या आएगा? R1 - R2, ठीक। तो R1 - R2 करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख लेंगे। वैल्यू कितना होता है? 9 × 10 का पावर 9 × 4 2 ज़ा कितना हो गया? -8 × 10 का पावर -12 बाय √18 का क्यूब इंटू R1 - R2। तो R1 - R2 करते हैं, R1 - R2 I - 2i -i, 2j - j + j, -3k -k -4k, ठीक है। -i + j -4k, यहाँ लिख देते हैं -i + j -4k, ठीक। तो ये नेट फोर्स, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ये अंडर रूट पहले निकाल लेंगे बाहर, और 9 × 2 लिख सकते हैं इसको, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3
3√2 का क्यूब कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे बेसिकली। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, नेट वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिकैप करते हैं अपन प्रॉपर्टी क्या क्या देखें। तो अपन क्या पढ़े, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, दो अगर पॉइंट चार्जेस है तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा ये मेजर करके बताता है। तो Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है तो जो फोर्स लगेगा उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी क्या क्या याद रखना है कि बच्चों, पहला फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ये जो लॉ है वो हमेशा किसके लिए होगा, पॉइंट चार्जेस के लिए होगा। ठीक है, दूसरा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों पॉइंट चार्जेस लगे हैं, दोनों को लाइन से ज्वाइन कर देना है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम होगा। अब दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं तो अब दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से, और एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या देखें कि जो कांस्टेंट है इसमें, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। कि अगर आप एयर है जो मीडियम में तो वहाँ पर फोर्स मैक्सिमम लगती है, और अगर आप मीडियम चेंज करते जाओगे तो फोर्स जो है वो k टाइम्स कम होते जाएगी। ठीक है, फिर उसी k को क्या बोलते हैं अपन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कांस्टेंट 8.85 इंटू 10⁻⁻11 ऐसी कुछ होती है, देख लेंगे अपन सवाल बनाते समय। ठीक है, और चौथा क्या है, इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मतलब आप अगर चार्ज को मूव कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है एक चार्ज में और उसको आप मूव कर रहे हो साइक्लिक पाथ, जहाँ से चालू कर रहे हो वहीं वापस ले आ रहे हो, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या था, वेक्टर फॉर्म, आपका कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या निकालना है, 2, तो वो क्या होगा, k Q1 Q2 बाय जो मैग्नीट्यूड है दोनों के बीच के डिस्टेंस है उसका क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। 1 के कारण 2 पे 1 पे 2 के कारण निकालना है तो 1 माइनस 2 करेंगे, और 2 के कारण 1 पे निकालना है तो 2 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है, जैसे आपने ये देखा कि ये सेंट्रल फोर्स है ना, कैसे फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, यानी ये लगते हैं अलोंग द सेंटर। तो अगर सपोज दो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है बच्चों, ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग द सेंटर्स लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, सपोज एक प्लस है और एक माइनस है तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम लगेगा। ठीक है, सेंट्रल फोर्स है। तो याद रखना अगर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है और क्योंकि फोर्स सेंट्रल है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो, क्योंकि ये दोनों सेंटर के अलोंग एक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो इनके कारण टॉर्क नेट क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 0 है तो क्या होगा, 0। नेट टॉर्क हमेशा क्या लगेगा, 0। तो जब नेट टॉर्क 0 लगेगा तो मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये भी कई सवालों में ये कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका कूलम्स लॉ हो गया और इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी। अब हम लोग और अच्छे से सीखने के लिए इसके क्या है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़े सवाल बनाएंगे। ओके।